दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें उत्तराखंड से 5 सीटों में से 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। 2 सीटों पे अभी भी मामला फंसा हुआ है या घोषणा होनी बाकी है। जो 3 सीटें हैं, सबसे दिलचस्प बात यह है कि अल्मोड़ा से जो है अजय टम्टा को बरकरार रखा गया है। जो नैनीताल सीट है उसमें अजय भट्ट को बरकरार रखा गया है और जो टिहरी गढ़वाल वाली जो सीट है उसमें राजलक्ष्मी को बरकरार रखा गया है। तो जहां बीजेपी ने मोदी की हैट्रिक के लिए बड़े बड़ों के टिकट काट दिए हैं, वहीं उत्तराखंड में मौजूदा सांसदों को टिकट देने के क्या मायने हैं, इसको जरा समझने के लिए बात करते हैं। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला, जो उत्तराखंड में अमर उजाला अखबार है, बड़ा अखबार है, उसके देहरादून में ब्यूरो चीफ है देहरादून से जुड़ रहे हैं मेरे साथ राकेश खंडूरी। राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी, ये जो सब जगह के इन्होंने टिकट काटे हैं, लेकिन उत्तराखंड में 5 में से 3 सीटें बरकरार रखी गई है, इसको कैसे देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं इसको मायने? देखिए मनु, भाजपा जो है किसी तरह का कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। उत्तराखंड को बीजेपी कंफर्ट जोन के तौर पे देखती है। वही मान के चलती है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत मैच करता है उनसे। और जो प्रत्याशी जो उन्होंने बनाए गए हैं, जो रखे गए हैं, तीन के तीन जो रिपीट किए हैं, तो टिहरी जो सीट है, टिहरी सीट पर जो है बड़ी संख्या में लोगों ने दावेदारी की थी टिकट की, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि जो वहाँ राज परिवार की जो प्रतिनिधि है माला राज्य लक्ष्मी, तो वो उम्रदराज भी है और दूसरा जो है उनकी सक्रियता को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। तो इसे देखते हुए कई लोगों को ये लगता था, क्योंकि भाजपा एक प्रयोग घरेलू पार्टी है, तो ये लगता था कि शायद दूसरी पार्ट के नेताओं को इस बार मौका मिलेगा। तो बड़ी संख्या में करीब 55 दावेदारों ने 5 सीटों से दावेदारी की, 55 नेताओं ने, जिसमें बहुत सारे युवा नेता भी थे, नए चेहरे थे। लेकिन पार्टी ने तीनों सीटों पर प्रत्याशी को रिपीट किया। तो कुल मिलाकर भाजपा जो है, जो भाजपा की जो रणनीति दिखाई देती है वो यही दिखाई देती है कि वो कोई जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, और वो चाहती है कि निर्विवाद रूप से जो है ये तीनों सीटों पे आराम से जो है हमारा कोई कोई ऐसी विवाद ना हो और अपना आराम से यहाँ चुनाव हो जाए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सुरक्षित गेम खेला है बीजेपी ने, बहुत ज्यादा पार्टी में सुरक्षित की स्थिति में नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे। और दूसरी बात है कि इन तीनों सीटों पे अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी दावेदारी भी नहीं थी, कोई बड़ा चेहरा भी नहीं था जो इनको चुनौती देने की स्थिति में हो या बड़ा कद का नेता। लेकिन अगर इसके विपरीत अगर आप 2 सीटें और देखते हैं, पौड़ी और आ, आ, ये हरिद्वार सीट, तो ये दोनों सीटों पर जो चेहरे हैं, जो दावेदार हैं, वो बड़े हैं। आप देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत बड़ा चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और गढ़वाल से हैं, तो उन्होंने हरिद्वार सीट पर उनकी दावेदारी मानी जा रही है। उन्होंने पौड़ी से भी अब दावेदारी की है। तो ऐसे ही जो है आप देखिए कि आप देखिए कि पौड़ी सीटें और हरिद्वार सीटें ऐसी, अनिल बलूनी है, बड़ा चेहरा है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक कद है, तो उनका भी नाम आ रहा है कि पौड़ी सीट पर उन्होंने दावेदारी की है। तो इसीलिए इन दोनों सीटों को होल्ड रखा गया है। पौड़ी और हरिद्वार सीटें घोषित होनी है, उस पर आता हूँ। लेकिन मैं, राकेश जी, आप अमर उजाला के ब्यूरो चीफ हैं, बड़ा अखबार है अमर उजाला उत्तराखंड में। मैं ये जानना चाह रहा था कि बीजेपी ने परफॉर्मेंस के आधार पर बड़े बड़ों के टिकट काट दिए हैं देश में, तो क्या ये माना जाए कि ये जो 3 सांसद हैं, अल्मोड़ा वाले टम्टा साहब, नैनीताल वाले भट्ट साहब और राजलक्ष्मी टिहरी वाली,
तो क्या इनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम नहीं करेगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर तब काम करता है जब आपका प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत हो या आपके बराबर का हो। तो यहाँ एक जो जो राजनीतिक जो परिदृश्य दिखाई देता है, उसमें जो उनका प्रतिद्वंदी है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की जो शारीरिक भाषा है वो कहीं से दिखती नहीं है कि वो बहुत बड़ा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। उसके बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और जो दिग्गज हैं जिनको जिन पे पार्टी दांव खेल सकती है या जो चुनौती दे सकते हैं चुनाव में, वो खुद कह रहे हैं कि हमारी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की। तो फिर ऐसी स्थिति में बीजेपी के पास पुराने तख्तों पर खेलना कोई कठिन काम नहीं है, उसके लिए तो आसानी है। और दूसरी बात है कि जो ये तीन चेहरे हैं जिनको इन्होंने उम्मीदवार बनाया है, निश्चित तौर पर जहां तक सक्रियता की बात है, तो आप देखिए कि जिस तरह का फॉर्मेट बीजेपी ने बनाया है अब, कि सांसदों को समय देना है, संसद में भी बैठना है और राष्ट्रीय राजनीति के लिए जो जिम्मेदारियां तय है या लोकसभा की जो समितियां हैं उनमें भी काम करना है, तो तमाम चीजें हैं। तो अब सांसद जो है जनता के बीच में उतना सक्रिय नहीं दिखता है। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष जो इन तीनों प्रत्याशियों के पक्ष में जाता है वो जाता है कि छवि के मामले में तीनों की छवि कोई इतनी खराब नहीं है कि उनको कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो या उनकी निष्ठा पर कोई सवाल हो, या वो पार्टी के एक वफादार नेताओं के तौर पर जाने जाते हैं और इसीलिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। हाँ, ये आपने बात सही की। हो सकता है कि छवि वाला मामला ठीक-ठाक काम कर गया हो, वो फैक्टर काम कर गया हो। लेकिन जैसे टिहरी जो लोकसभा सीट है, उसमें राज परिवार के बारे में कहा जाता है कि बहुत निष्क्रिय है। सांसद जो है कभी सवाल नहीं पूछती, मतलब बहुत खामोश रहती हैं और 3 कार्यकाल उनके ऐसे ही निपट गए। इसके बावजूद जो है उनको चौथी बार उनको फिर से टिकट दिया गया। तो ये लोकतंत्र देखिए के जामे में मतलब राजतंत्र की स्थापना का जैसा नहीं है, मतलब आप क्या ऐसे सोचते देखिए हैं? जब राजनीति होती है या राजनीतिक जब चुनाव होते हैं तो पार्टी केवल एक फैक्टर नहीं देखती है, पार्टी बहुत सारे समीकरण देखती है। आप ये भी देखिए कि वो किस परिवार से हैं। अगर राजघराने की बात करें या राज परिवार की बात करें, तो उत्तराखंड में या पूरे देश में 17 चुनाव अब तक हो चुके हैं, 17 आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 11 चुनाव में राज परिवार का प्रतिनिधि जीता है। आप ये भी तो देखिए कि 1991 से और 2004 तक मानवेंद्र शाह लगातार चुनाव जीते भाजपा के टिकट पर, जबकि उन पर भी ये उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठते रहे कि वो इतने ज्यादा सक्रिय नहीं रहे, जनता के बीच में नहीं जाते थे। एक एक भावना जो लोगों की है राज परिवार के प्रति, भाजपा उसको कैश करती है। दूसरी बात है कि जो रानी है वो एक एक अलग उससे आती है, वो एक बड़ा वोट बैंक वो भी है देश में। तो उनके जरिए बीजेपी उस वोट बैंक की तरफ भी देख रही है। तो एक टिकट के देने से पार्टी कई जगह कई समीकरण साधने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है कि शायद एक वजह ये भी उनको टिकट देने की। दूसरी बात है कि रानी निश्चित तौर पर उतनी सक्रिय दूसरे राजनीतिज्ञों की तरफ उस तरह से वो नहीं है, उनकी शारीरिक भाषा भी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर उनके खिलाफ कोई ऐसी नकारात्मक बात नहीं है कि कोई मतलब वो परेशान करती हो किसी को या किसी की बात नहीं सुनती हो। तो एक जो उनका एक भद्र महिला का जो एक उनका जो व्यक्तित्व है, उसके कारण जो है उनके खिलाफ कोई विरोध नहीं है। तो ये एक उनका एक पॉजिटिव जो पॉइंट मुझे नजर आता हाँ, तो आपने छवि वाला मामला कहा, आपने कहा कि एक राज परिवार का जो एक अपना ऑरा है वो काम कर रहा है। लेकिन चूँकि ये लोकतंत्र है, जनता जो है अपना प्रतिनिधि चुनती है संसद में, इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी आवाज़ बनेंगी वहाँ पे, उनके जो मसले हैं, उनके जो मसाइल हैं, वो पार्लियामेंट तक पहुँचेंगे। तो आपको लगता नहीं कि इसमें तो इस पैरामीटर पे तो वो उनका परफॉर्मेंस जो है कहीं काम नहीं कर रहा, केवल ऑरा के दम पे जो है इतना साल जो है वो ले गई हैं। है। बिल्कुल सही है कि अभी फिलहाल जो उनके मौजूदा कार्यकाल देखा जाए या उससे पहले का भी कार्यकाल देखा जाए, तो उसमें यही दिखता है कि राज परिवार की जो एक साख है वो ही टिकट दिलाने में सबसे बड़ा फैक्टर मानी जाती है। और इस बार भी वही हुआ कि भाजपा जो है स्वराज परिवार के का जो मोह था उसको छोड़ नहीं पाई और उस तिलिस्म जो उसका तिलिस्म था वो इस बार भी काम कर गया। अब आते हैं दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट सीटें हैं, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट और हरिद्वार लोकसभा।
जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट है वहां पे कुछ समय से संकेत मिल रहे थे कि शायद त्रिवेंद्र सिंह रावत शायद उतरने को तैयार बैठे हैं, वो कैंपेन भी कर रहे थे। बहुत उनके समर्थक थे, वो एक फैला भी रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलना तय है। दूसरी तरफ दिल्ली की पसंद बताए जा रहे हैं अनिल बलूनी। तो क्या इसी वजह से पौड़ी गढ़वाल सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए कि अगर टिकट घोषित होने थे तो पांचों भी हो सकते थे, पांचों रिपीट भी हो सकते थे। लेकिन जिस दिन चुनाव समिति की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, उसमें तीन ही टिकटों पर चर्चा हुई और पौड़ी और हरिद्वार पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये माना जा रहा है कि शायद केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का, वो इन दोनों जो सीटें हैं उनके प्रत्याशियों पर एक बार पुनर्विचार कर लेना चाहता है। हालांकि भाजपा के हलकों में एक बात, ये चर्चा भी काफी गर्म है कि वो पांचों सीटों पर प्रत्याशी को रिपीट भी कर सकती है। लेकिन बीजेपी, आपको जानते ही है कि भाजपा जो है केंद्र से लेकर राज्य तक चौंकाने वाले फैसले करती है। और जो जिन चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं, वो कोई हल्के, मतलब हल्के नहीं माने जा सकते, बहुत गंभीर दावेदार वो हैं। और ये दोनों ही अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की होगी कि उनको टिकट मिले। तो अब देखते हैं इसमें क्या पार्टी निर्णय लेती है। लेकिन एक दो दिन में सुनने में ये बताया जा रहा है पार्टी के स्तर पर कि एक दो दिन में इस पे फैसला हो सकता है। तो अनिल बलूनी हो या त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिसको भी टिकट मिलता है, इतना मतलब तय हो गया है कि जो मौजूदा सांसद हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत, उनका पत्ता कटना तय लग रहा है। क्या संकेत है? देखिए, ये पार्टी आलाकमान के ऊपर, ये पार्टी नेतृत्व के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो प्रयोग करने की का साहस दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी। क्योंकि पार्टी के भीतर ये बात तो है ही। जहां तक सक्रियता की बात है तो पांचों सांसदों की परफॉर्मेंस एक जैसी ही रही है, जहां तक मेरा अपना देखना है। क्योंकि सभी लोग जो है, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियां भी इस 5 साल के दौरान रही है, इस सांसद को इतना मौका नहीं मिला कि वो अपनी जनता के बीच में बहुत सक्रियता से काम कर सके। और पांचों की स्थिति एक जैसी ही रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री, राज्य मंत्री रहे अजय भट्ट, वो अपनी मंत्रालयों की व्यवस्था में बहुत ज्यादा रहे, लेकिन अपनी जनता से कनेक्ट भी रहे, इसमें कोई संदेह नहीं। सभी लोगों ने अपने स्तर पर काम किया होगा। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जहां तक हरिद्वार और पौड़ी सीट है, पौड़ी को भी क्या, हरिद्वार जो सीट है, हरिद्वार सीट पे भाजपा को ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, तो इसीलिए हरिद्वार उसको में वहां एक ऐसे चेहरे की तलाश है कि जो मतलब थोड़ा मजबूत हो और बहुत सक्रियता से वहां अपना योगदान दे सके। तो हरिद्वार सीट पर तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक बहुत बड़े छतरप रहे हैं बीजेपी के। तो अगर उस सीट पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया, इसका मतलब क्या डॉक्टर निशंक के लिए खतरे की घंटी बांध सकते हैं हरिद्वार सीट पर दावेदारी के लिए? निश्चित तौर पे, अगर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये तीरथ और रमेश पोखरियाल निशंक दोनों के लिए ही, मतलब इस समय जो है खतरे की घंटी माना जा सकता है, उनका टिकट कट सकता है। क्योंकि अगर पार्टी नेतृत्व ने टिकट रोका है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेच फंसा है। तो अगर पेच फंसा है तो उनके इस पूरे दोनों सीटों पर पुनर्विचार हो रहा है। तो इनकी दावेदारी उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है जितनी की इन तीन प्रत्याशी भी रही है जिनके टिकट घोषित हुए। तो अब आखिर आखिर में आता हूँ राकेश जी। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में। 2024 में खासकर मोदी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके लिए एक सीट बहुत मायने है रखती है इस बार। तो अभी तक जो आपको लगता है, 3 सीटें घोषित हो गई, 2 सीटें बाकी हैं, उसमें भी हो जाएगी घोषणा। क्या लगता है ओवरऑल रिजल्ट, अगर मैं जानना चाहूँ, क्या 5-0 रिपीट होगा या कुछ लगता है कि किसी सीट पे फंस सकता है इन 5 में से? देखिए, अभी कुछ कहना बहुत कठिन है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की तैयारी भाजपा की है और जिस तरह का होमवर्क बीजेपी ने किया है, मैं भाजपा बीट भी देखता हूँ। तो मैं एक कंपैरिजन अगर आप उनके प्रतिद्वंदी से करें, कांग्रेस से करें या समाजवादी पार्टी से करें या और भी बसपा से करें,
तो वो कहीं भी तैयारियों के मामले में बीजेपी के सामने कहीं टिकते नहीं। तैयारियों के मामले में, संसाधनों के मामले में, सांगठनिक ढांचे के मामले में, बूथ स्तर तक उनकी तैयारी है और हर दिन उनकी तैयारी रहती है, हर समय वो तैयार रहते हैं। तो अगर तैयारी के मामले देखे जाए तो भाजपा दो सभी अपने प्रतिद्वंदी से बहुत आगे। हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह काम करती है, वो 24 घंटे काम करती है, उसकी चुनाव मशीनरी है, तो उस मामले में तो खैर कोई टक्कर दे नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ राकेश जी, कांग्रेस के लिए क्या दावेदार खोज पाना आसान है या कांग्रेस को क्राइसिस है, संकट है उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी मिलने? देखिए, कांग्रेस वाला कमान बहुत गंभीरता से सोच रहा है कि इस बार वो पूरी गंभीरता के साथ चुनाव लड़े। लेकिन मुझे लगता है कि जिन चेहरों पे वो दांव लगाने की सोच रहा है, वो उतने गंभीर नजर नहीं आ रहे। प्रीतम सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। यशपाल आर्य अल्मोड़ा से इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने के। हरिद्वार से हरीश रावत अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। खुद भी वो इच्छुक हैं, वैसे उन्होंने भी दावेदारी की है। लेकिन वहां पे देखिए कि वहां करण महारा भी चुनाव लड़ने की का भी नाम आ रहा है, कुछ लोग करण महारा। तो आप देखिए कि मतलब कहीं ना कहीं उनकी खेलबाजी, खेलबंदी, गुटबाजी, ये तमाम तरह की चीजें भी सामने आ रही है। कांग्रेस को एकजुट होती दिखाई नहीं दे रही। उनके अंदर मतलब जैसे चुनाव लड़ने की एक इच्छा जो ललक है, उस तरह की दिखाई नहीं दे रही। सेकंड लीडरशिप भी जो है उनकी, कोई आसपास कोई दिखता नहीं है जो है। मतलब कुल मिला के कांग्रेस में चुनाव लड़ने का एक जज्बा, इच्छा, वो सब दिखती नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आप जो बता रहे हैं कांग्रेस की तैयारी के लिहाज से, कहीं ऐसा ना हो कि वॉक ओवर देने की स्थिति की नौबत आ जाए, क्योंकि उनके पास मतलब देखिए, अल्टीमेटली जिन बड़े चेहरों के नाम आ रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं को ही उम्मीदवारी मिले। लेकिन कांग्रेस एक लड़ती हुई जैसे दिखाई देती थी हर चुनाव में कि उसे मुझे जैसे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मतलब खुद को ये दिखाया जनता के बीच में कि वो लड़ेगी और पूरा मुकाबला करेगी। और देखिए कि एक अच्छा खासा वोट बैंक भी, पारंपरिक वोट बैंक भाजपा कांग्रेस के पास है। वो 30-32% वोट लेके ही आती है। तो ये बड़ी बात है उसके पास। वो मतलब शुरुआत ही अपनी 30% से करती है। तो उसके लिए मतलब ये युद्ध, एक चुनावी युद्ध लड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन मनोबल के मामले में कांग्रेस जो है कांग्रेस का जो मनोबल है वो भाजपा जैसा नहीं है। भाजपा बहुत ज्यादा ऊंचे मनोबल के साथ चुनाव में जा रही है। तो एक कमजोर मनोबल के साथ जो है वो एक विराट प्रचार तंत्र का मुकाबला करना है। बहुत मतलब जो है प्लेइंग जो वो है लेवल फील्ड जो है वो बहुत समान नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस और बिल्कुल बीजेपी के सही, मुकाबले बिल्कुल बिल्कुल। कई कई असमान। मामलों में जो है दोनों, हाँ, बिल्कुल असंतुलन की स्थिति दिखाई देती है। संशोधनों के मामले में भी, क्योंकि जिस तरह से सत्ता से 2 साल, दो दो टर्म लगातार दूर हो गई है, तो निश्चित तौर पर उस तरह का मनोबल कांग्रेस का नहीं है। और एक किलिंग इंस्टिंक्ट जो होती है कि आखिरी क्षणों तक लड़ना है, जूझना है, उस तरह की भावना भी अब कांग्रेस के भीतर से गायब नजर आ रही तो राकेश जी आपने हमारे लिए समय निकाला, उत्तराखंड के पॉलिटिकल जो सिनारियो है उस पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चुनावी मौसम में आपसे बात करते रहेंगे बीच बीच में। तो है। ओके, फिलहाल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए राकेश जी। ओके, नमस्कार।